मॉर्निंग छत्तीसगढ़। तो बहनों भाइयों, आप सभी को सबसे पहले समय दर्शन की ओर से बहुत बहुत नमस्कार और तहे दिल से स्वागत कर रहा हूं आज की इस एपिसोड में। हर बार की तरह आज भी एक नई और एक खूबसूरत सा शख्सियत जो आपके पास मैं लेकर आ रहा हूं और इनका शुभ नाम है सुरेश विश्वकर्मा जी। तो सबसे पहले सुरेश विश्वकर्मा जी, आपको तहे दिल से स्वागत है समय दर्शन न्यूज़ में। तो बहनों भाइयों, आज की जो हमारी शख्सियत है ये बहुत बड़े शिक्षाविद है, यानी अपने जीवन को समर्पित कर दिए हैं शिक्षा के ऊपर। अंग्रेजी माध्यम को लेकर दर पीढ़ी दर बच्चे को आगे तक बढ़ाए हैं। न जाने कितने बच्चों को इन्होंने आगे बढ़ाए, शायद इनकी परिमाप इनके पास में भी नहीं है। शिक्षा के साथ साथ ये शख्स संगीत की दुनिया में काफ़ी दिन से जुड़े हुए हैं और एक ऐसा वाद्य यंत्र को लेकर जो वाद्य यंत्र बहुत ही कम लोग बजाते हैं, लेकिन संगीत की चारों परिक्रमा के अंदर ये वाद्य यंत्र को बहुत ही सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, जिस वाद्य यंत्र का नाम है वायलिन। तो चलिए आज इनकी परिचय आप महानुभाव से कराते हैं। तो सुरेश जी, सबसे पहले तो आप ये बताएं कि आपका जन्म स्थान कहाँ है? मेरा जन्म स्थान सर वाराणसी उत्तर प्रदेश। बहुत ही धार्मिक जगह है। अच्छा, तो खास बनारसी शहर के अंदर ही आपकी जन्म स्थान है। और ये छत्तीसगढ़ में पदार्पण कब हुई? छत्तीसगढ़ में तो हम लोग आए थे 1978 में। अच्छा, मैंने आपके पापा से शुरुआत पिताजी सेंट्रल गवर्नमेंट में सर्विस करते थे, जिनका ट्रांसफर होकर के अंबिकापुर से फिर हम दुर्ग में 78 में आए। 78 में दुर्ग में आए। तो आपकी शिक्षा कहाँ से हुई? प्रारंभिक शिक्षा कहाँ? प्रारंभिक शिक्षा बनारस में हुई जी। उसके बाद में फिर 5 साल के लिए अरुणाचल प्रदेश चले गए जी। वहाँ से फिर अंबिकापुर में स्कूली शिक्षा का अंतिम वहाँ पे हुआ। जी। दुर्ग में आने के बाद में पूरा शिक्षा नहीं, मैंने हायर क्लासेस सब आप पूरा पूरा दुर्ग में। तो मैंने सुना कि आप अपने जीवन को शिक्षा के ऊपर प्रतिदान कर दिए हैं, तो शिक्षा से बहुत लगाव है आपको जी। तो शिक्षा में अंग्रेजी सब्जेक्ट को अंग्रेजी विषय में एमए किया जी। कॉलेज पढ़ते ही फिर मैं अपना स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दिया था। उसके बाद में फिर इंग्लिश में एमए किया और साथ में ही फिर मैं अपने वायलिन में भी खैरा यूनिवर्सिटी से मैं संगीत में धीरे धीरे जुड़ गया। तो इस संगीत के प्रति आपका रुझान कैसे आया? रुझान तो शुरुआत से ही था जी। जैसे हर एक बच्चे का अपना एक अंदर से शौक होता है, वो सामने दिखता है। तो मेरा भी एक शौक था संगीत के, जहाँ भी कहीं प्रोग्राम होता था तो मैं निकल जाता था देखने तो वाद्य यंत्र तो हमारे हिंदुस्तान में बहुत है जी, लेकिन ये अंग्रेजी वाद्य यंत्र को आपने क्यों? अंग्रेजी वाद्य यंत्र उसको बोलते जरूर, लेकिन ये हिंदुस्तान में कब से है, बहुत पुराने समय से काफी पुराने समय से, और हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में हम इसको जोड़ करके इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में हम इसका उपयोग करते हैं बहुत अच्छे से। इसमें बच्चों को हमारे अच्छा है तो वेस्टर्न, लेकिन क्लासिकल में ज्यादा इनकी पार्टिसिपेट रहती है। क्लासिकल में तो मेरा जो सवाल था कि इतने सारे इंस्ट्रूमेंट्स को छोड़ करके आप इसमें कैसे आए? अभी इसका जो स्वर होता है ना, कारुणिक है स्वर, थोड़ा सा मुझे इसमें ज़्यादा रुचि आई। हृदय को इसका मतलब आवाज़ जो है हृदय को छूता है और बहुत अच्छा लगता है सुनने में, बजाने में। लेकिन इससे पहले आपने बोला कि आप स्कूल में पढ़ाने लगे, तो ज़्यादातर आपने किन स्कूलों में टाइम दिए? शुरुआत में जैसे कॉलेज पढ़ना शुरुआत किया था, कॉलेज पढ़ते पढ़ते मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। उसके बाद में फिर एक स्कूल ज्वाइन किया, मालवीय नगर में स्कूल है विद्यापीठ स्कूल, वहाँ पे ज्वाइन किया। उसके बाद में फिर धीरे धीरे फिर कुछ ऐसा अवसर आया पारिवारिक, फिर मैं जयपुर चला गया। जयपुर में मेरी मम्मी का तबीयत ठीक नहीं था, उनका इलाज कराने के लिए जयपुर चला गया। तो वहाँ 5-6 साल तक RSS स्कूल में पढ़ाया, जयपुर में रेसिडेंशियल स्कूल में। वो उसके बाद में फिर मैं वापस दुर्ग में आ गया। तो दुर्ग में जब से आया तब से यहाँ भी शिक्षा। लगभग कितने बच्चे आपसे अच्छे शिक्षा के ऊपर गए? अब ये समझिए कि मैं शिक्षा के मतलब पढ़ाने के उसमें क्षेत्र में मैं मतलब 1970
1989 से जुड़ा हूँ। जी। 87 से मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया था, तब से मैं पढ़ा ही रहा हूँ। अच्छा। लगभग 35 साल के ऊपर हो गया तो मेरे को 35 साल पढ़ाते। में काफी बच्चे को आप होनहार बनाए। बहुत सारे बच्चे जो पढ़ के निकल चुके हैं, बहुत हम्म। अच्छे अच्छे पोस्ट पर हैं, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर, तो कोई आज विदेश आज के में। डेट में वो लोग आपको पहचान पाते हैं। बिल्कुल पहचानते हैं। हम लोग के स्कूल का गैदरिंग होता है, उस गैदरिंग में बच्चे लोग आते हैं और हर साल ये कुछ ना कुछ इवेंट्स होते रहते हैं, प्रोग्राम भी करते हैं। तो उनसे मिलते हैं तो आपके थोड़ा प्राउड फील होता होगा। बहुत ज़्यादा। हमारे एक स्टूडेंट जो मेगा हॉस्पिटल में हार्ट सर्जन है, डॉक्टर कृष्णकांत साहब है, उसका पेपर में आते रहता है। मतलब छत्तीसगढ़ का सबसे पहला वो ऐसा डॉक्टर है, हार्ट सर्जन है, जो उसने हार्ट ट्रांसप्लांट किया यहाँ पर और काफ़ी सक्सेसफुल डॉक्टर था। मतलब अभी वर्तमान में है मेगा हॉस्पिटल में, और जयपुर में भी रहा, वहाँ से इसने ट्रेनिंग की। केरला में भी रहा, उसके बाद में फिर यहाँ पे रायपुर में आकर हॉस्पिटल में बहुत अच्छे से वो अपना डीन है, वो इंचार्ज है और बहुत अच्छे से यहाँ पर डॉक्टरी का पेशा जो है, मतलब कई हज़ार ऑपरेशन कर चुका है। और छत्तीसगढ़ के लिए एक बोलना चाहिए कि एक मतलब शिक्षा, मतलब इसमें चिकित्सा के क्षेत्र में, हार्ट के क्षेत्र में काफ़ी बड़ा योगदान है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अच्छा सुरेश जी, इस बातचीत में एक बात तो मेरा जहन में आ रहा है कि आपको देखने में बहुत शांत सीधा सपाट लगता है। तो बचपन में ऐसा कुछ बदमाशी वगैरह करते थे? नहीं, जैसा व्यवहार आप अभी देख रहे हैं ना, वैसे पहले भी था। तो माता पिता आपसे परेशान नहीं होते? नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। या बाबूजी को ऐसा लगता होगा बहुत सीधा साधा आगे जाके क्या करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। अब वो हर बच्चों का एक गुण होता है, कोई बहुत ज़्यादा शैतानी करता है, कोई नहीं करता है, लेकिन मेरे अंदर में वो चीज़ नहीं थी। आज भी नहीं? आज भी नहीं, आज भी नहीं ना। तो मैंने किसी को परेशान किया नहीं, अपने स्कूल में कभी टीचरों को परेशान किया, जैसा वो बोलते वैसा मैं करता था। कोई बच्चे को धुलाई वगैरह? बच्चों को धुलाई तो फिर खूब किया। क्योंकि क्या है कि जब बच्चों के अंदर ये टेंडेंसी होती है कि जितना ज़्यादा लिमिट आप उसके सामने बनेंगे ना, वो उसका गलत फायदा उठाता है। तो थोड़ा सा टीचर को स्ट्रिक्ट होना पड़ता है। जब वो टीचर स्ट्रिक्ट हो जाता है ना, तब वो बच्चा लाइन पर चलता है। और आज भी बच्चे जब मिलते हैं ना, तो बोलते हैं सर वो उस दिन का पढ़ा हुआ जो पिटाई पड़ी है, आज हमको बहुत अच्छे रास्ते पे ले आए हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमारे यहाँ के जमाने में पिटाई थी, अब तो पिटाई अब नहीं, बिल्कुल बंद हो गया है। अब वो बोलना भी बंद हो गया। बोलना भी बंद हो बोलो गया। तो ईगो में लग जाते हैं। ईगो लग जाता है, एक प्रकार के प्रताड़ना में आता है। जी। और वो नहीं, सब चीज़। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो अब हम लोग थोड़ा सा चलते हैं आगे जाके, थोड़ा संगीत की जी, मात्रा। जरूर। अच्छा, एक चीज बताइए कि मैं जो आपका स्टिक देख रहा हूँ वायलिन जी, का, जी। इसमें काफी सारे तार हैं। जी, इसकी फंक्शन आप थोड़ा बताएंगे? ये सर, ये इसको बो बोलते हैं। अच्छा ये इसमें नायलॉन का थ्रेड है। जी। कुछ कितने तार होंगे आपके एक मंच में? ये मेरे ख्याल से 60-70 के आसपास है। आपने कभी गिना भी नहीं होगा? गिना नहीं है, लेकिन इसका जो थिकनेस देख करके ऐसा लगता है 70-80 के आसपास है। बहुत बारीक, जैसे अपने हेयर होता है उस टाइप का है ये। तो ये क्या ट्यूनिंग को सफाई करते हैं? ये ट्यूनिंग का नहीं है, ये हम इसको टाइट करते हैं तो ये ग्रुप में बन जाता है। उसके बाद में फिर हम इसको प्ले करते हैं तारों पर। अच्छा। तो तारों पर जब प्ले करते हैं तो ये इससे साउंड क्रिएट होता है। अच्छा। इससे साउंड क्रिएट होता है और फिंगर के माध्यम से हम उस स्वर को निकालते हैं। अच्छा। ये पूरा जैसे गिटार वगैरह में क्या होता है, एक स्ट्राइकर से उसको किया जाता है और उंगली से उसका और इस जो उसमें स्ट्राइकर्स करते हैं, इसमें बोर्ड से करते हैं। अच्छा। ये एक लय का काम करता है। अच्छा। और दूसरी चीज मैंने देखा सर, आपकी जो वायलिन है, आप थोड़ा सा उसको उठा के दर्शक को दिखाएंगे जी। ये तो हमारे गिटार में जो होता है, यहाँ एक प्लेट का फ्रेट बने होते हैं। लेकिन इसमें कोई फ्रेट नहीं है। इसमें ये जो काली पट्टी आप देख रहे हैं, जी। ये पूरा स्वर है इस पर। अच्छा। ये इसमें पूरे सारे गामा पादा नहीं सका, पूरे स्वर है, पूरे स्वर है इसमें, और इसमें 4 तार हैं जी। और हर जगह स्वर है। अच्छा। और उन स्वरों को हमको अपनी उंगली को रख करके यहाँ पे उसको सेट करना पड़ता है। अच्छा। और उस जगह पे कई बार बजा मैंने करके आपके practice दिमाग के साथ में ये एडजस्टमेंट है जी। कि कहाँ पर सा है, कहाँ पर रे है, ये सारा आपका उंगली को मालूम हो जाता जी। है। और कई बार प्रैक्टिस करते समय उस जगह पे उंगलियां फिक्स हो जाती हैं, वो स्वर निकलता है तो वो स्वर हमारे कान में सेट हो जाता है। उसके बाद में फिर हर तार पे ऐसे ही होता है और आगे बढ़ते जाते हैं, वो स्वरों को हम पहचान करते जाते हैं। तो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं और वो जो स्वर निकलता है हमारे कान में सेट होता है, हमको पता चल जाता है कि ये लो स्केल का है, ये मिडिल स्केल का है, या अपर स्केल का है। ठीक है। मान लीजिए एक ऐसी माहौल है जिस माहौल पूरा करुणामयी है, मैंने कोई एक्सपेक्ट कर गया है, ये एक पिक्चर का रोल होगा और आपको बैकग्राउंड से इसमें आपको म्यूजिक देना है, तो आप कैसे देंगे?
इसमें कुछ स्वर ऐसे होते हैं, ये तो वैसे कारुणिक स्वर के लिए वायलिन का उपयोग किया जाता है। बैकग्राउंड म्यूजिक इसमें ऐसा देते हैं जिससे करुणा जो प्ले करके दिखाएंगे जी। क्या बात है। अब मैं यही मान लीजिए कोई उल्लास भरी हो, आनंदमयी हो, तो उस समय कैसे प्ले करेंगे? बहुत सारे ऐसे गीत हैं। नहीं, गीत को नहीं लीजिए, मान लीजिए आपको बैकग्राउंड म्यूजिक सिर्फ देना है और बहुत उल्लास भरी है, बच्चे लोग की चहचहाट है, उसी बीच आफ्टर बैकग्राउंड कुछ ट्यूनिंग्स ऐसे होते हैं जिसको सुनने के बाद में बहुत प्रसन्नता होती जी जी, बस उसमें चाह जी, जिसमें पब्लिक जो है वो उसको ऐसा लगता है कि सुनते रहें और मन को अच्छा लगता है, तो वो भी इसमें निकलता है। देखिए वैसे हमारे जितने भी साज है उस साज में सर्वश्रेष्ठ इसी को माना गया। सर्वश्रेष्ठ देखिए सारंगी भी है, नहीं सारंगी भी है, हाँ, लेकिन वो बिल्कुल अनकॉमन है ना। आज के डेट में जितने भी आपके गीत और संगीत आप सुन रहे हैं, इसमें 99% गीत और संगीत में इसको ऐड किया जाता है। वो तो, और जो बैकग्राउंड म्यूजिक में काफ़ी वायलिनिस्ट होते हैं और बैकग्राउंड म्यूजिक में उनका काफ़ी बड़ा योगदान। तो बहनों भाइयों, आप सभी ने ऐसे एक गुणी सज्जन से मुलाकात तो की भी, लेकिन मुलाकात करने के साथ साथ आप सभी को ये जानकारी हो गया होगा, ये शिक्षा में बहुत ही आगे है, उतना ही आगे है संगीत की दुनिया में, और इनकी जो साज है, सज्जा है, वो है वायलिन। तो चलिए आज इनकी परिचय की गाथा के साथ इनके द्वारा एक खूबसूरत सा नगमा सुनते हैं जो क्लासिकल लेवल में है। तो सर जी एक सुंदर सा सुनाइए जो हमारे दर्शन के मन को भाले। आप ये कैसा?
तो बहनों भाइयों, आप सभी मदहोश हो गए होंगे हमारे सुरेश विश्वकर्मा जी का ये सुंदर सा साज के साथ खिलवाड़ और ये छड़ी की कमाल देखकर। तो आपसे अब इजाज़त दूंगा अगले पैगाम के लिए, अगले मोड़ के लिए, अगले हफ्ते के लिए। लेकिन आप सभी को एक बात और मैं बता दूं, सुरेश जी का अगर परफॉर्मेंस आपको देखना है तो 8 और 9 जून के दिन शाम को ठीक 7 बजे स्टील क्लब भिलाई में जरूर आइए। इनकी कई एक से बढ़कर एक गीतों की धुन आपको उस महफिल में रंग ला देगी। तो सुरेश जी, इसी वाक्यालाप के साथ आपसे मैं इजाज़त दे रहा हूँ समय दर्शन की ओर से। आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपनी कीमती समय हमें दी है। तो बहनों भाइयों, इसी के साथ इजाज़त दीजिए सुरेश विश्वकर्मा जी को और साथ में समय दर्शन के ब्यूरो चीफ सुबीर कुमार को। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें समय दर्शन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं। आप देख रहे हैं समय दर्शन न्यूज चैनल।